हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनप्रीत कौर और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का 2025 में एग्ज़ाम है 9 नवंबर को और जो कि कुछ ही दिनों में है। तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम जितने भी ऑल ओवर इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं, हम उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसके PYP से। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। हर वीडियो में हम ऑलमोस्ट 20 टू 30 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस के अराउंड कंप्लीट करने का हम टारगेट ले रहे हैं। तो आई होप हम ऐसा करने में सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, द ब्लैक स्कॉलर्स हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज या न्यूट्रलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ब्लैक स्कॉलर्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है जो कि 1973 में मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में हमारे सामने आया था और ये यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शंस को या उनकी वैल्यू को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में डिविडेंड पॉलिसी के न्यूट्रल होने से रिलेशन है इसका, यानी कि ब्लैक स्कॉलर्स हाइपोथेसिस की जितनी भी अजम्पशंस है उसमें से एक है कि जहां पे नो डिविडेंड या न्यूट्रल डिविडेंड का होना एक अजम्पशन बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट एडजस्टेड फॉर टैक्सेस बिकॉज इट इज टैक्स फ्री, it is charge against profit, it is appropriation, it is not an appropriation of profit, it is not a charge against profit but an appropriation of profit। देखो क्या बोला इसने, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया जाता टैक्सेस के अगेंस्ट क्योंकि इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट इट इज ऑब्वियसली इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, द YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी एक मेजर है ऑफ बॉन्ड्स रेट ऑफ रिटर्न जो कंसिडर करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल गेन, ओनली इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन या लॉस। तो हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी कंसेप्ट की, तो यील्ड टू मैच्योरिटी टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करता है जिसके अंदर हम इंटरेस्ट इनकम और कोई भी कैपिटल गेन या लॉस को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में कैसे निकाली जाती है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंड कैश आउटफ्लो। इससे क्या निकलता है, हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। क्या निकलती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे ऑप्शंस में जो फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, द टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट को यूज किया जाता है जब, हमें पता है कि टी टेस्ट को कब यूज किया जाता है, जब हमारा सैंपल साइज स्मॉल हो या लेस देन 30 हो। तो ये अगर हम ऑप्शंस को पढ़े तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सैंपल साइज लेस देन 30, सैंपल साइज लेस देन 30, सैंपल साइज 30 और लेस, यानी कि सैंपल साइज तो 30 और लेस है, लेकिन हमें ध्यान किस पे देना है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, मीन नोन है, मीन अननोन है या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी टी टेस्ट की बात की जाती है तो सैंपल साइज तो 30 या 30 से कम होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बैंकिंग के रेफरेंस से IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डैश रेफर्स टू द कैश, एक ऐसा कैश अमाउंट जो कि बैंक्स को हैव टू मेंटेन विद RBI। बैंक्स को ये अमाउंट RBI के साथ मेंटेन करना पड़ता है एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। Contribution of a financial system to growth goes beyond increasing prior saving based investment। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपकी ग्रो कर रही है इन्वेस्टमेंट प्रायोर सेविंग बेसिस के ऊपर, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रिएट कर रहे हो, यानी कि इस थ्योरी का क्या नाम आ जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हेडेड नबार्ड रीजनल ऑफिस। नबार्ड के रीजनल ऑफिसेस को कौन हेड करता है, तो नबार्ड के जितने भी रीजनल ऑफिसेस है उन्हें हेड किया जाता है थ्रू द चीफ जनरल मैनेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
चीफ जनरल मैनेजर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को रेफर किया जाता है टू एन इवेंचुअल फॉल किस में? तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का फॉल हमें नजर आता है या हम देखते हैं थ्रू द मार्जिनल प्रोडक्ट। एन एक्ट ऑफ असाइनिंग वैल्यूज ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू देना, एस्टिमेट लगाना या असेस करना उनकी सॉल्वेंसी और फिर उसे किसी सिंबल के थ्रू दिखाना, ये किसका काम है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मैनेज करता है द कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, मतलब पैसे कलेक्ट करता है उन कंपनीज के बिहाफ पे उनके अकाउंट रिसीवेबल्स से, और प्लस में अगर उससे कोई रिलेटेड क्रेडिट रिस्क है तो वो भी बियर करता है। तो ये काम किनका होता है? ये काम होता है फैक्टरिंग कंपनीज का। फ्रॉम द फॉलोइंग मर्चेंट बैंक्स डू, मर्चेंट बैंक्स क्या करते हैं? रूरल बिजनेस फाइनेंस करते हैं, कमर्शियल बैंकिंग करते हैं, डेवलपमेंट बैंकिंग करते हैं या कैपिटल मार्केट असिस्ट करते हैं। तो जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं हमारे, वो कैपिटल मार्केट को असिस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिडबी मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब सेटअप हुआ था? इट वाज सेटअप इन द ईयर 1983, 1992, 1991 या 1989। तो देखो, जब भी हम बात करेंगे सिडबी की, तो सिडबी का अगर हम ऑपरेशंस देखें तो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे 1990 में, 2 अप्रैल 1990 में। लेकिन अगर हम बात करें तो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1989, जिसने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे ऑन 2 अप्रैल 1990। MSP is an important step initiated by the government to improve agricultural marketing system. What is MSP? MSP क्या होता है? देखो, MSP एक important step है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। ये एक ऐसा प्राइस होता है जिसमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके एकदम अगर शार्प फॉल आता है एग्रीकल्चर प्राइसेस में। तो ये एक ऐसा मिनिमम गारंटीड प्राइस होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा एन इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट जो देती है इन्वेस्टर को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी। देखो, यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसमें आप आपको कंट्रोलिंग पावर मिल रही है। तो ऐसी मिलती है आपको एफडीआईज के केस में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में। ऐसी थ्योरी जो डिस्कस करती है द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, तो उसे क्या बोला जाता है? ऐसी थ्योरी जो कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की रिलेशनशिप डिस्कस करती है उसे बोला जाता है फिशर इफेक्ट। क्या बोला जाता है? फिशर इफेक्ट, जिसे इरविंग फिशर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंडिया इनकम इज नॉट टैक्स्ड अंटिल इट इज रेमिटेड टू द पेरेंट कंपनी एज डिविडेंड। तब तक इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाता जब तक कि वो पेरेंट कंपनी के पास रेमिट नहीं हो जाती एज अ डिविडेंड। तो इसे क्या बोला जाता है? यानी कि ये एक तरीके का डेफरल है जिसे डेफर किया गया है। जब तक पेरेंट कंपनी के पास रेमिट नहीं हो जाएगा तब तक टैक्स पे नहीं होगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स डेफरल। नेक्स्ट आता है OAU का क्या मतलब है? An organization of African nations, अमेरिकन नेशंस, ऑस्ट्रेलियन नेशंस या ऑल नेशंस। तो OAU हमारी अफ्रीकन नेशन से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1963 में बनी थी। लेकिन अब OAU का नाम चेंज हो चुका है और अब ये क्या बन गई है? इट इज नोन एज अफ्रीकन यूनियन फ्रॉम द ईयर 2002। इनमें से कौन सा टी बिल नहीं है? अगर हम बात करें ट्रेजरी बिल्स की, तो ट्रेजरी बिल्स हमारे जो अवेलेबल हैं वो है 91 डेज के, 14 डेज के, 182 डेज के एंड 364 डेज के। यानी कि 62 डे का कोई भी टी बिल अवेलेबल नहीं है। अ स्टेटमेंट जो समराइज करती है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोला जाता है? ऐसी ट्रांजैक्शंस जो ऐसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती है, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर उन्हें नोट किया जाता है, इट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अ डैश इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ करियर ताकि एक्नॉलेज किया जा सके द रिसीट फॉर कार्गो फॉर शिपमेंट। इसे क्या बोला जाएगा? दिस इज नोन एज द बिल ऑफ लेडिंग। द अंडर प्राइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स यूजुअली बिलो कोस्ट और बिलो द होम कंट्री प्राइस। आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो बिलो कोस्ट या फिर होम कंट्री के प्राइसेस से भी कम प्राइस पे, तो आप अल्टीमेटली वहां की मार्केट को डंप करने की कोशिश कर रहे हो और ऐसी प्राइस को भी डंपिंग प्राइस बोला जाता है। और ऐसी प्राइसेस को या एज अ मेजर ऐसी प्राइसेस
के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो कंट्रीज है वो एवीडी यानी कि हमारे जो एड वैलोरम ड्यूटीज है उनको लगा के या एंटी डंपिंग ड्यूटीज है उन्हें लगा के वो क्या कर सकती हैं, नलीफाई कर सकती है डंपिंग के इफेक्ट को। और इसके अलावा डब्ल्यूटीओ में भी, क्योंकि ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है, तो डब्ल्यूटीओ में भी इसके खिलाफ जो है केस डाला जा सकता है या कंप्लेन की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्बार्गो का क्या मतलब है? एम्बार्गो, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द इनडायरेक्ट कोर्ट फॉर एक्सचेंज रेट्स, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोटा जो प्रोहिबिट करता है ओल्ड ट्रेड, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट जो प्रोहिबिट करता है ओल्ड ट्रेड, या प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द डायरेक्ट कोर्ट फॉर एक्सचेंज रेट। क्या होता है एम्बार्गो? देखो, एम्बार्गो एक गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन होता है, प्रोहिबिशन होता है ट्रेड पे। अगर हम यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोटा होता है जिसके अंदर सभी तरीके के जो ट्रेड है उनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। An agreement between countries that has the goal of abolishing all tariffs between member countries, जहां पे आप सभी member countries के बीच में जितना भी टैरिफ्स है वो सब क्या कर रहे हो, आप फिनिश कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, अबॉलिश कर रहे हो, तो ऐसे में उसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या बोला जाएगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन इंटरेक्शन पैटर्न? कौन सा इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड नहीं है इंटरेक्शन पैटर्न पे? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू या स्ट्रेस इंटरव्यू? तो देखो, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू एंड स्ट्रेस इंटरव्यू तीनों के केस में एक फोकस ग्रुप होता है, जबकि पैनल इंटरव्यू के केस में पूरा पैनल बैठता है और वहां पे इंटरेक्शन नहीं बल्कि क्वेश्चनिंग होती है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारा एप्लीकेंट है उसको आंसर करने होते हैं। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंटरेक्शन पैटर्न, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट? इनमें से कौन सा हमारा डायरेक्ट मेथड है रिक्रूटमेंट का? कंसल्टेंसी फर्म, लेबर यूनियंस, एम्प्लॉय रेफरल्स या जॉब फेयर्स? देखो, डायरेक्ट मेथड में इसका मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्टली कस्टमर्स, जो हमारा एम्प्लॉय है उससे हम डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कंसल्टेंसी फर्म्स में हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली एम्प्लॉय से जुड़ रहे हैं। जो हमारा लेबर यूनियंस है उसमें भी, एम्प्लॉयड रेफरल में भी हम लोग इनडायरेक्टली ही एम्प्लॉय को डील कर रहे हैं। लेकिन अगर जॉब फेयर्स की बात करें, जॉब फेयर्स में जो कंपनी है वो एम्प्लॉय से डायरेक्ट या फेस टू फेस उसकी बात या लेना देना हो जाता है, यानी कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर हमें कोई भी काम है तो हमारा डायरेक्ट मेथड में काउंट होगा। जॉब फेयर्स जब लगते हैं तो कंपनीज डायरेक्ट इंटरेक्शन में होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। Which one of the following is not a technique for forecasting HR needs? जब आपको HR needs को काउंट करना है या पता करना है तो ऐसी कौन सी नीड, ऐसा कौन सा तरीका नहीं है बताना है हमें कि जिससे हमें पता नहीं लगता HR नीड्स के बारे में? डेल्फी टेक्निक पहली है जिसके अंदर हमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से पता लग जाते हैं कि जी हमारे को कितने लोग चाहिए काम पे। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देख के या रेशियो के बेस पे हम पता लगा लेते हैं। वर्क स्टडी टेक्निक में भी हमें पता लग जाता है, लेकिन स्किल इन्वेंटरी के केस में हमें ये नहीं पता लगता कि कितनी रिक्वायरमेंट है। ये तो हमें पता लग जाता है कि काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, उनमें क्या क्या स्किल्स हैं, पर ये नहीं पता लगता। मतलब कि स्किल इन्वेंटरी डेटाबेस का काम करती है, ना कि ये हमारे को मदद करती है फोरकास्ट करने में HR नीड्स को। नेक्स्ट आता है हमारा, स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर करती है द राइट नंबर एंड द काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization to achieve its overall objective। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन हमारी जो है ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की है, जिसे दिया था डेविड ए डिसेंजो एंड स्टीफन पी रॉबिन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। द मेथड कॉल्ड DMAIC यानी कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल किसका फीचर है? TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, केजन का, सिक्स सिग्मा का या क्वालिटी सर्टिफिकेशन का? तो जो मेथड है हमारा DMAIC, ये मेथड हमारा सिक्स सिग्मा में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी के अंडर आता है, यानी कि ये हमारा किसका मेथड है? सिक्स सिग्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है, हमें 4 P's दे रखे हैं जिन्हें हमें कस्टमर के 4 C's से मैच करना है, और ये हमें सजेस्ट किया था रॉबर्ट लोटरबोर्न ने। देखो, फर्स्ट क्या है हमारा? प्रोडक्ट,
प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जबकि सीज में हमें दिया है कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस, कस्टमर सोल्यूशन एंड कस्टमर कॉस्ट। अब हमें सही आंसर देखना है। अब आप देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट का हमारा बनता है कस्टमर सोल्यूशन, क्योंकि कस्टमर को सोल्यूशन देता है। प्राइस को देखिए तो प्राइस क्या है, एक तरीके की कस्टमर को पड़ने वाली कॉस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। थर्ड है हमारा प्लेस। प्लेस क्या करती है, प्लेस हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, जबकि अगर हम बात करें प्रमोशन की तो प्रमोशन एक तरीके का कम्युनिकेशन है जिससे हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या बनता है, CDBA। CDBA यानी कि सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? ग्राफिक मेथड, चेकलिस्ट मेथड, ग्रेडिंग मेथड। ये तीनों ही मेथड मेरे ओल्ड मेथड है, जबकि असेसमेंट बाय रिजल्ट्स मेरा मॉडर्न मेथड है। तो सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मेरा टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, इट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक हर्सबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी लोगों के नाम दिया है, जैसे ओडोनिल। ये इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। अगर टेलर का देखें हम तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड है, और जबकि हम रूम की बात करें तो विक्टर रूम हमारे जो है वो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, मेंटरिंग, सिंडिकेटिंग एंड जॉब रोटेशन। तो अगर ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब बात की जाए तो ऑफ द जॉब हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग ऑन द जॉब नहीं है, लेकिन जॉब इंस्ट्रक्शन में हम लोग ऑन द जॉब है, मेंटरिंग में हम ऑन द जॉब है, जॉब रोटेशन में भी हम ऑन द जॉब रहकर ही जॉब रोटेशन कर पा रहे हैं। तो सिंडिकेटिंग विल बी द करेक्ट आंसर। Next is arrange the elements of 5 maturity levels of people capability maturity model under human resource management. ये है people CMM maturity levels, यानी कि people capability maturity model। जो ये मॉडल है अगर हम इसके लेवल्स को अरेंज करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आता है इनिशियल लेवल, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा मैनेज्ड, थर्ड नंबर पे आता है डिफाइंड, फोर्थ पे आता है प्रिडिक्टेबल एंड फिफ्थ पे आता है ऑप्टिमाइजिंग। यानी कि अगर हम सही सीरीज देखें तो बनेगी 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लग्जरीज हैव। लग्जरीज की कैसी होती है डिमांड, इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक? तो लग्जरीज की अगर हम बात करें तो लग्जरीज की डिमांड हमेशा इलास्टिक डिमांड में काउंट की जाती है। ठीक है, क्यों काउंट की जाएगी? ऑब्वियसली जब डिमांड इंक्रीज होती है तो मोर देन प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती है इनकम से। नेक्स्ट आता है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। जब हम उसकी रिलेशनशिप इलास्टिसिटी के साथ देखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? उसका फॉर्मूला बनता है MR इज इक्वल टू AR इंटू E-1 डिवाइडेड बाई E, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू। मार्जिनल कॉस्ट किससे क्लोजली रिलेटेड है? तो मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट हमेशा से ही वेरिएबल कॉस्ट के साथ जुड़ा हुआ है और इसी से क्लोजली रिलेटेड भी है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कोज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर? इनमें से कौन सा नहीं है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का कारण? तो ऑप्शंस है हमारे, optimum combination of factors, fuller utilization of fixed factors, division of labor and specialization, beyond optimum capacity uses। देखो अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर A, B एंड C, चाहे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स हो या डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन हो, तीनों में ही हमारी जो इंक्रीजिंग जो रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखेंगे, क्योंकि ये या तो एफिशिएंट यूज की तरफ जा रहे हैं, चाहे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव या एनहेंस करने की तरफ जा रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी यूजेस तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, it is not a cause of increasing returns to a factor। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE
इक्वल होता है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल होता है हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर हम यहाँ ऑप्शंस देखें तो हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन चाहिए जिसके अंदर हमारे दो ऑप्शंस मिलके ये थर्ड ऑप्शन का आंसर हमें पकड़ा दें, यानी कि नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दें। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इसमें नेट प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से लिया हुआ है। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर का मतलब हो गया कि आप कहीं ना कहीं सेल्स डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हो, सेल्स डिवाइडेड बाय आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हो। ठीक है, और सेकंड हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि आप नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल, यानी कि यहाँ पे भी सेल्स की बात कर रहे हो। तो अगर देखा जाए तो सेल से सेल्स कट हो जाती है, और एसेट टर्नओवर का रेशियो अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन के रेशियो से या प्रॉफिट मार्जिन के रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो हमें ROCE मिलता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, जो कि हमारा किसमें था, पहले हमने ROCE में डिस्कस किया था। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट है द डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व क्या शो करता है, राइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी या फॉलिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, अगर TU का लेवल डाउन जा रहा है, डिक्लाइनिंग सेगमेंट शो कर रहा है, इसका मतलब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। नेक्स्ट, एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व जो कि पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। देखो, वाई एक्सिस की अगर पैरेलल है तो इट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर तो उनकी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी, इन्फिनिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होगा ये नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, MR इज लेस देन AR देन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अगर आपकी MR AR से कम है तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। नेक्स्ट, if the percentage increase in the quantity of goods supplied is smaller than the percentage increase in the price, the coefficient of price of elasticity of supply क्या होगा, तो it will become less than 1, यानी कि ऑप्शन नंबर C। Next, the company maintains a margin of safety 25% on its current sales and earns a profit of 30 lakh rupees per annum. अगर कंपनी का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% है तो करंट सेल्स कितनी होगी। देखो, क्या क्या बोला हुआ है यहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है कितना, 25%। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें बोला है प्रॉफिट हमें दे रखा है 30 लाख रुपीस। जबकि हम बात करें पीवी रेशियो की तो पीवी रेशियो हमें मिला हुआ है 40%। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, अगर हम देखें हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है इट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो प्रॉफिट में आएगा 30, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%, पीवी रेशियो हमारा है 40%, और सेल्स हम x मान लेते हैं या सेल्स को सेल्स ही रहने देते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा सेल्स इज इक्वल टू 300 lakhs, यानी कि हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is narrow to the right side of break even point, it indicates the quantum of profit made by firm is high, the quantum of profit made by firm is equal to its cost, the quantum of profit made by firm is low, the quantum of profit made by firm is equal to its investment.
देखो हमें पता है जब हम क्या बनाते हैं, जब हम बनाते हैं जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और टीआरटीसी अप्रोच को अगर हम फॉलो करके बनाते हैं तो किस तरीके से बनता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा टीआर है और ये मेरी टीसी है, ये मेरी टीसी बन गई, ये मेरी टीआर बन गई। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी राइट साइड पे बन गया। उसकी राइट साइड पे अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे बन रहा है, तो इस टाइम पे आपका क्वांटम ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो हमें पता है कि जितना ज्यादा लेवल, जितना ज्यादा डिफरेंस होता है टीआरटीसी के बीच में, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। और अगर ये बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा क्वांटम ऑफ प्रॉफिट इससे कम है, ऑब्वियसली लो है। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा कि हमारा क्वांटम ऑफ प्रॉफिट इस केस में कंपैरेटिवली लो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है विच पॉइंट हेल्प्स the management in determining the level of activity below which there are chances of insolvency on account of the firm, कि वो अपने कैश ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स उसको जब तक ना मिल जाए तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएगी, यानी कि वो इंसॉल्वेंसी की स्टेज में है। तो ऐसा उसे किससे पता लगता है, ऐसा उसे पता लगता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट से। नेक्स्ट आता है हमारा इंटर रिलेशनशिप ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ratios with other accounting ratios can be very well understood with the help of Gantt chart, P chart, C chart या DuPont control chart। तो it is DuPont analysis से हमें पता लगता है कि DuPont control chart एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल है जो ब्रेक डाउन करता है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स को into several components to understand the interrelationship between profitability, efficiency and leverage। ROE हमारा होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम डी, ड्यूपॉन्ट चार्ट, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बीच में जो है विद द अदर अकाउंटिंग रेशियोज क्या करता है, हमारी इंटर रिलेशनशिप को दिखाता है। नेक्स्ट इज अ मशीन जिसको आपने 60,000 में बेचा, जिसकी कॉस्ट थी 50,000, WDV थी 30,000। तो ये ट्रांजैक्शन को आप कैसे और किस तरीके से कहाँ पे दिखाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, ये एक तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात हो रही है जिसमें हम सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स को बनाते हैं और दो बैलेंस शीट डेट्स के हम डिफरेंस को देखते हैं। अगर आपकी एसेट को सेल किया गया है तो इसका मतलब आपको कैश रिसीव हुआ है और ये आपका सोर्स ऑफ फंड ट्रीट किया जाएगा, तो वो तो हमारे सामने है ना। और अगर आपने सेल आउट किया, कितने में सेल आउट किया है 60,000, तो आपके सोर्सेज कितने बन जाएंगे, ऑब्वियसली 60,000। सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा, कैश इनफ्लो है आपका 60,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है हमारा द टर्म रिग्रेशन को सबसे पहले कब और किसने यूज किया था, तो ये यूज किया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। नेक्स्ट, जब एक्स एंड वाई फॉर डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर for deviation of x and y series from their respective means, then कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसे एक्सप्रेस किया जाता है विद द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय एन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 आ गया है हमारा, विच स्केल मेजर करता है द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट यूजिंग बाइपोलर ऑब्जेक्टिव। बाइपोलर का मतलब है जिसमें आप आंसर बाई यानी कि टू तरीकों से दे रहे हो, दो तरीकों से दे रहे हो, यानी कि गुड बैड एफिशिएंट इनएफिशिएंट, इस तरीके से, कोई रेंज नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। The variation in measures due to some known or unknown influences जिसके कारण जो that causes the score to lead in one direction more than one another is called, तो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा semantic variance। क्या बोला जाएगा, semantic variance, systematic variance। Present value of an annuity can be expressed as, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है हमारा एन्यूटी का। तो अगर देखा जाए हमारी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है एन्यूटी सिग्मा 1/1 + i पावर t, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन
वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड एरर हमेशा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि पॉपुलेशन। ओके, अ डेटा एलिमेंट इन अ डेटा फ्लो कैसे हो सकता है? इट कैन बी इन इंटेजर, यस, इट कैन बी रियल नंबर, यस, इट कैन बी बाइनरी, यस, इट कैन नॉट बी इमेजिनरी, यानी कि 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स? रेयर इवेंट्स का मतलब है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, टाइप 1 एरर, एक क्वेश्चन एरर का जरूर आता है, ठीक है। तो टाइप 1 एरर इज एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि टाइप 1 एरर का क्या मतलब है। आप नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू को रिजेक्ट कर रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा आंसर बन जाता है। और टाइप 2 एरर क्या है? जहां पे यू फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, इसे अल्फा से शो किया जाता है जबकि उसे बीटा से शो किया जाता है। द प्रोसीजर ऑफ मूविंग फ्रॉम जनरल टू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन इज समटाइम्स कॉल्ड। देखो, जनरल से आप स्पेसिफिक हो रहे हो, यहाँ आप जनरल थे और यहाँ से आपका मोर स्पेसिफिक आपको शो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ अ फनल अप्रोच। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न विद टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द फिस्कल पॉलिसी। द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन इनपुट्स टू क्रिएट मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसे बोला जाता है द परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन। Adopter categorization on the basis of relative time of adoption of innovations concept are innovators, early adopters, early majority, लेट मेजॉरिटी एंड। देखो, हमें पता है एवरेट एम रोजर्स ने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस थ्योरी दिया था और उन्होंने हमारे जो नए इंडिविजुअल्स जो आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं, नए इनोवेशंस को अडॉप्ट करते हैं ओवर टाइम, उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसमें से 4 ग्रुप तो हमने यहीं पढ़े कि कौन कौन से, कि इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी एंड लेट मेजॉरिटी। लेकिन लास्ट वाला कौन सा है? इट इज लैगर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा, रॉजर्स ने डिफाइन किया द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ इन्वेंशन और क्रिएशन ऑन इट्स अल्टीमेट यूजर्स और अडॉप्टर्स। तो ये डेफिनेशन इज रिलेटेड विद यस इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस, हमने अभी ही ये चीज डिस्कस करी थी। द 5 competing concepts अंडर विच ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती है मार्केटिंग एक्टिविटीज are production concept, product concept, selling concept, marketing concept and last one कौन सा होगा? that is social concept. Match the approach of management with the year of development. Classical approach कब आई थी? Classical approach आई थी हमारी 1911 से 47 के बीच में। नेक्स्ट है हमारी बिहेवियरल अप्रोच, ये कब आई थी? ये आई थी हमारी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी टू 1950 के ही बीच में। क्वांटिटेटिव आई थी 1940 के बीच में और कंटेम्प्रेरी ऑब्वियसली प्रेजेंट अप्रोच है, यानी कि 1960 से प्रेजेंट के बीच में, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का 4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट which is not required for its own sake but because it is used to produce another product। एक ऐसे प्रोडक्ट की आपको डिमांड आप कर रहे हो जो खुद के लिए यूज नहीं होगा बल्कि किसी और प्रोडक्ट के लिए इसकी हमें जरूरत है, तो इसे बोला जाता है डिराइव्ड डिमांड। डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन एंड हु इज टू डू इट इज ऑर्गेनाइजिंग। Next, managerial roles and a contemporary model of managing was given by Henry Mintzberg। किसने दिया था? Henry Mintzberg ने, जो कि contemporary model of managerial roles दे चुके हैं और इन्होंने ऐसे ही 10 managerial roles दिए थे जिन्हें उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और इन 3 कैटेगरीज को जाना जाता है इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स के नाम से। नेक्स्ट, एन इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट डिसीजन। ऐसे रिसोर्स जिसमें ऐसा एक इकोनॉमिक सिस्टम, हमें पता है इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक है, कमांड है और मिक्स्ड है। तो
लेकिन ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर रिसोर्सेज को एलोकेट और कंट्रोल किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट डिसीजंस, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स, threat of substitute, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, और current rivalry. These are the factors of, ये किसके factors हैं? ये सभी ही हमारे 5 फोर्सेस मॉडल के फैक्टर्स हैं जो दिए थे माइकल ई पोर्टर ने। डिफाइन करते हैं ये 5 फोर्सेस को जो हमने अभी डिस्कस करी है। नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, ये सभी टाइप्स हैं स्ट्रेटजी के। तो ये किस तरीके की स्ट्रेटजी है? ये सभी अलग अलग फंक्शंस हैं, तो ये भी हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग mutually agreed upon goals and using those goals to evaluate employee performance. तो इसे क्या बोला जाएगा? आप क्या कर रहे हो? आप सेट कर रहे हो गोल्स, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उनमें इवैल्यूएट कर रहे हो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को म्यूचुअली एग्री करके, तो इसे बोला जाएगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, which was given by Peter F. Drucker. Which one of the following is not a characteristics of programmed decision? Programmed decision lower level के लिए हो सकते हैं, readily available हो सकते हैं, क्लियर पॉलिसीज एंड रूल्स होती हैं, बट क्या वो वेग होंगे? ऑब्वियसली अगर वो प्रोग्राम्ड है तो वेग नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और हमसे नोट ही पूछा गया था। हॉथरॉन स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच मैनेजमेंट अप्रोच? ये हॉथरॉन स्टडी, एचआर रिलेशंस, एल्टन मायो, ये 3 नाम हमेशा साथ आते हैं और ये बिहेवियरल अप्रोच से रिलेटेड है। अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी कौन सी है? अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी इज स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ओपन मार्केट या कैपिटल मार्केट? तो इट इज कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक जैसा सोचने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन मेकर्स, मतलब इतना पावर रखते हैं कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सके, तो इसे बोला जाता है प्रेशर ग्रुप। मैक्सिमम प्राइस जो कि अलाउड नहीं है, जिसके ऊपर प्राइस अलाउड नहीं होगा, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है प्राइस सीलिंग। एक मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम ऑफ सम कंपोनेंट चेंज इन एग्रीगेट मॉनेटरी डिमांड को क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो असाइन करता है स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट टू वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट, तो जिसे लीड करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है हमारी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। किसकी है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट, the process of monitoring and evaluating the nature and direction of change in the business environment, तो वो क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? इसमें मॉनिटर कर रहे हो और इवेल्युएट कर रहे हो द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट, तो दैट मीन्स आप एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू ब्रांड रेजोनेंस मॉडल, हमें मैच करनी है ब्रांड डेवलपमेंट विद द ब्रांड ऑब्जेक्टिव्स एट ईच स्टेज। हमें ऑप्शंस दिए, आइडेंटिटी, मीनिंग, रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप with intense active loyalty, positive accessible reactions, point of parity difference, और deep broadband awareness, और कोड्स दिए हुए हमें। अब देखो, अगर हम फर्स्ट को देखें यानी कि आइडेंटिटी को देखें, तो आइडेंटिटी का बनता है हमारा डीप। अगला देखें, दिया है मीनिंग, मीनिंग का क्या बनेगा? मीनिंग का बनेगा पॉइंट ऑफ पैरिटी। थर्ड है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का क्या बन रहा है? पॉजिटिव। एंड रिलेशनशिप का हमारा बनता है इंटेंस एंड एक्टिव लॉयलिटी, यानी कि DCBA, ऑप्शन नंबर सी। A marketing system comprises of the producer, wholesaler and retailer acting as a unified system, तो इसे क्या बोला जाएगा? इट इज, अब देखो इसमें हमारे सिस्टम में तीनों है, प्रोड्यूसर भी है, होलसेलर भी है और रिटेलर भी है। और अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर और होलसेलर से हमारा आता है रिटेलर, यानी कि एक वर्टिकल लाइन बना रहे हैं, तो ये सिस्टम भी हमारा होगा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम।
अ मेथड इन विच कंपनी चार्ज करती है फेयरली लो प्राइस लेकिन देती है अच्छी क्वालिटी, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ वैल्यू प्राइसिंग फॉर द कंज्यूमर। बूज एलन सी हैमिल्टन ने 6 कैटेगरीज दी न्यू प्रोडक्ट्स की, इनमें से बताना है कौन सी वो कैटेगरी नहीं है। तो अगर हम हैमिल्टन के मॉडल की बात करें तो उन्होंने जो 6 कैटेगरीज दी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है हमारी न्यू टू द वर्ल्ड, न्यू प्रोडक्ट लाइन्स, additions to existing product lines, improvement or revisions of existing products, repositioned products और cost reductions। लेकिन कहीं पे भी हमारा रीसेगमेंटिंग का नाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए ने विड्रॉ करे 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, what will be the interest on drawing charged to A at the end of 12 year at the rate of 12% per annum। अगर हम देखें क्वार्टरली कितना विड्रॉ किया गया है, तो क्वार्टरली हमारा विड्रॉ किया गया 3000, और अगर हम 4 क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे साल का बन गया हमारा 12,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12%। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड हमारे को दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें, टाइम पीरियड हमें दे रखा है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, है ना। तो टोटल ड्राइंग हमारी हो गई पूरे साल की 12,000, रेट हो गया हमारा 12/100। अगर हम निकालें एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, हमें पता है एवरेज पीरियड निकालने का तरीका होता है n+1/2n, यानी कि 4+1 4 क्वार्टर्स +1 डिवाइडेड बाय 2n, यानी कि 2 into 4, इट विल बिकम 5/8, इट विल बिकम 5/8। तो यहां लिखेंगे हम 5/8। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, इट विल कम एज 900 रुपीज। क्या आएगा, 900 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। इफ एन अमाउंट इज स्पेंट इन द करंट ईयर बट अगेंस्ट इट रेवेन्यू कब मिलेगा, वो मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, तो क्या किया जाएगा, उस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा टू द नेक्स्ट ईयर। डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, मनी इज ओइंग टू द फर्म, यस। मनी इज ओइंग टू सम पर्सन, नो। द फर्म हैज लॉस्ट मनी और इनकर्ड सम एक्सपेंसेस, यस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सीक्रेट रिजर्व परमिट नहीं होते अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, ऑब्वियसली फुल डिस्क्लोजर। फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशंस, इनमें से कौन सी सिचुएशन नहीं है इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, कैप्टिव प्राइसिंग है, टू पार्ट प्राइसिंग है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग भी है, बट चैनल प्राइसिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। What is the name of the point which refers to that EBIT at level at which EPS remains the same irrespective of different alternatives of debt equity mix। मतलब आपका EBIT और EPS दोनों बिल्कुल सेम है और कोई फर्क नहीं पड़ता उस लेवल पे, तो वो कौन सा लेवल होता है, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस, जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। Marginal efficiency of capital, it is also known as the internal rate of return, option number D। Next हमें एग्जामिन करना है टू दिस पिक्चर, और अगर हम देखें तो यहाँ मैंने ऑप्शन दे भी दिया है, वो क्या है कि ये किसको दिखा रहा है, दिस इज शोइंग द कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी, आपको समझाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट हमें ये पिक्चर दी हुई है और इस ग्राफ में हमें बताया हुआ है कि हमें बताना है ये नेट ऑपरेटिंग इनकम का है, अनलिवर्ड फर्म का है, नेट इनकम अप्रोच दिखा रहा है या फिर लिवर्ड फर्म दिखा रहा है। तो हमें पता है कि हमारी नेट इनकम अप्रोच जो है वो किस बारे में बात करती है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कांस्टेंट रहती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कांस्टेंट रहती है, और जैसे जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, डाउन होती चली जाती है।
तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी अप्रोच है, ऐसा बोलती है हमारी NI अप्रोच। Which ratio indicates the number of times the fixed financial obligations are covered by the net operating cash flow generated by the company? Asset test ratio, debt equity ratio, cash to debt सर्विस रेशियो या डेट सर्विस सर्विसिंग कवरेज रेशियो। तो क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं विच विल बी कवर्ड बाय द नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। किसने डिफाइन किया था TQM को एज टोटल कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस थ्रू विच द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन यूज विल मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स, दैट इज बाय ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हमें मैच करना है द डेवलपमेंट ऑफ HRM एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग पोस्ट जो है हमारी इंडिया में। तो डेवलपमेंट में हमें बताना है लेबर ऑफिसर कब आया और लेबर वेलफेयर ऑफिसर, और फिर बताना है HR मैनेजर। तो हमें पता है देखो HR मैनेजर सबसे लेट है, यानी कि सी का तो होगा 1, ठीक है। अगर लेबर ऑफिसर की बात करें तो लेबर ऑफिसर्स हमारे आए थे इन द ईयर 1931 और लेबर वेलफेयर ऑफिसर दैट मीन्स 1948। आंसर क्या बन जाएगा 321 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल सिस्टम मॉडल ऑफ HRM। तो सोशल सिस्टम मॉडल की अगर हम बात करें तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड ऑन रोल बाउंड्रीज इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल सिस्टम मॉडल ऑफ HRM। आगे हमें बताना है इनमें से कौन सा पार्ट है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वेज एंड सैलरी का सर्वे करना, यस इट इज अ पार्ट। जॉब को इवैल्यूएट करना, yes, incentives देना, yes, that means all the 3 options will be correct। कौन सी एक्टिविटी is not related with the HRM? Labor welfare, trade union, counseling and development of employees। बताइए कि कौन सी हमारी इनमें से जो है एक्टिविटी है जो कि HR से रिलेटेड नहीं है। तो हमें पता है कि लेबर वेलफेयर है, काउंसलिंग भी हम करते हैं, डेवलप भी करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, बट ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हमारे HRM के परव्यू में नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आज हमारी पहली वीडियो खत्म होती है जो कि है HPSC की 2019 के सभी क्वेश्चंस जो हमारे हैं 2019 में आए थे, हमने वो सभी डिस्कस कर लिए। आई होप आगे भी आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।